गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 1 नया सिलेबस के अनुसार हम आज की वीडियो में समझेंगे। हमारा नया सिलेबस के अनुसार पहला जो पाठ दिया हुआ है राजपूत युग, नए शासक और राज्य। विद्यार्थी मित्रों हो, आपका सामाजिक विज्ञान इस विषय का किताब इस साल बदल गया है, फिर भी हम इस नए किताब को आज से हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे। किताब कुछ कारणों से लेट हमें मिला है, फिर भी हम एक एक पाठ करके समझेंगे। अपना जो पहला पाठ है राजपूत युग, नए शासक और राज्य। अब राजपूत राजाओं ने 700 वर्ष ईस्वी से 1200 वर्ष के बीच मतलब लगभग 500 वर्ष के दौरान अधिकांशतः उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर उन्होंने अपना वर्चस्व जमाकर राजपूत युग की स्थापना की थी। 700 वर्ष ईस्वी सन से लेकर 1200 वर्ष ईस्वी सन के बीच मतलब लगभग कितने साल हुए? 500 वर्ष के दौरान उन्होंने अपना राज्य कारभार किया। कहाँ पर? उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व जमाया और राजपूत युगों की स्थापना की। उन्होंने भारतीय हिंदू संस्कृति को प्रज्वलित रखा। ये सभी छोटे बड़े, फिर भी उन्होंने उल्लेखनीय राजपूत कहाँ और ये कैसे थे, उन्हें हम एक प्रकार से विस्तार से समझेंगे। हर्षवर्धन के बाद का समयकाल किस प्रकार का था? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में उनके विशाल साम्राज्य का छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य में विभाजन हो गया। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तर भारत में जो राजपूत युग का साम्राज्य था वो विशाल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में स्वतंत्र हो गया, उनका विभाजन हो गया। इसी तरह पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद भी दक्षिण भारत ने भी स्वतंत्र राज्य बने। मध्य युग के इस समय काल को भारतीय इतिहास में राजपूत युग काल को कहा जाता है। राजपूत बहादुर थे और उतने ही आत्मसम्मान की प्रबल भावना वाले भी थे। प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करते थे। दुश्मन को पीठ दिखाने के बदले वे मृत्यु को पसंद करते थे। दुश्मन को पीठ दिखाने के बदले वो मृत्यु को पसंद करते थे। राजपूत भी गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे। शरण में आए हुए कि वे हर हालत में रक्षा करते थे। जो शरण आता था उनको वो हर हालत में, हर कंडीशन में उनकी रक्षा करते थे। लड़ाई में भी वे अधर्म का आचरण कभी नहीं करते थे। भारत की राजपुतानिया वीरत्व के लिए विख्यात थी। पुत्र और पति को प्रसन्न मुख से युद्ध के लिए विदा करती थी। सतीत्व, निडरता, सत्य के लिए ये प्राण की कभी चिंता नहीं करते थे। जरूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर युद्ध मैदान के लिए निकल पड़ती थी। ऐसी वीरंगनाओं के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पिक्चर में युद्ध दौरान के लिए विदा कर दी राजपूत वीरंगना का चित्र यहाँ पे दिया गया है। भारत के मध्य के इतिहास में रणधीर राजपूत शासकों की वीरता, साहस और शौर्य के प्रसंगों का उल्लेख है। लगभग 500 वर्ष तक राजपूतों ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया था। ऐसे राजपूत राजवंशों के विषय में हम जानेंगे। 7वीं शताब्दी के अंत में सामंतशाही शक्तियों का उदय होने से भारत अनेक छोटे बड़े भागों में बंट गया। देश में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ और इस समय को हम मध्ययुग कहते हैं। राजपूत युगों को हम मध्ययुग कहते हैं। हम उस समय के उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों का हम अध्ययन करेंगे। अब उत्तर भारत के कौन कौन से राज्य उसमें थे? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कनौज का गढ़वाल राज्य, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार राज्य, अनहिलवाड़ का चालुक्य सोलंकी राज्य, डाहल का चेदी राज्य,
शाकंभरी का चौहान राज्य, दक्षिण राजस्थान का गोहिल राज्य उसमें स्थापित था। उत्तर भारत में गढ़वाल राज्य के स्थापक चंद्रदेव थे। उन्होंने कनौज के अतिरिक्त काशी को भी दूसरी राजधानी उन्होंने उस समय बनाई थी। इस वंश में जो राजा हुए मदन चंद्र, गोविंद चंद्र जैसे शासक हुए, जिनमें गोविंद चंद्र इस कुल के सबसे प्रतापी पराक्रमी राजा थे। उन्होंने गजनी के आक्रमण को रोका था तथा कई बौद्ध विराओं का उन्होंने जीर्णोद्धार भी करवाया था। उत्तर भारत के अन्य शासकों में बुंदेलखंड के चंदेलों का समावेश होता है। बुंदेलखंड प्रदेश के चंदेलों का यह राज्य बाद में जेजाक मुक्ति नाम से जाना गया। इस राज्य में यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमार जैसे महान शासक हुए। भारत के इतिहास में चंदेल वंश का खूब महत्व है। खजुराहो, कालिंजर और महोबा चंदेलों के मुख्य नगर थे। भव्य मंदिरों के कारण खजुराहो तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। चंदेलों ने बुंदेलखंड में एक महान धार्मिक इमारतों और जलाशयों का भी उन्होंने निर्माण करवाकर वहाँ की सुंदरता उन्होंने बढ़ाई थी। मालवा का प्रदेश प्राचीन काल से अवंती अथवा उज्जैनी के राज्य के रूप में जाना जाता है। 820 ईस्वी में कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी। 820 ईस्वी सन में कृष्णराज ने किस वंश की स्थापना की थी? परमार वंश की स्थापना की थी। परमार वंश में सियक, मुंज, भोज जैसे महान शासक हुए। भोज परमार वंश के सबसे श्रेष्ठ राजा कहा जाते थे। उनकी ख्याति भारत के एक आदर्श लोकप्रिय राजा के रूप में थी। राजा भोज ने धारा नगरी में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की। उन्होंने चारों ओर से पहाड़ों से घिरे भोजपुर, वर्तमान भोपाल नामक सुंदर नगर को बसाया था। चौहान या चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार गुजरात और राजस्थान के विविध भागों में राज्य करते थे। उनमें से एक शाखा 8वीं शताब्दी में सांबर सरोवर के निकट उनके पास एक शाकंभरी मतलब अजमेर के उत्तर में स्थित एक सांबर नामक स्थल पर राज्य करती थी। शाकंभरी के चाहमान मतलब चौहान वंश के स्थापक जो थे वो वासुदेव थे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में अजय राज शाकंभरी की गद्दी पर बैठे और उन्होंने अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की। देखो 12वीं शताब्दी के आरंभ में मतलब शुरुआत में अजय राज शाकंभरी की गद्दी पर बैठे और उन्होंने अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की, जिसे बाद में हम अजमेर के नाम से जानते हैं। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की कुमारी राजकुमारी का विवाह चौहान वंश के अर्नोराज के साथ हुआ था। देखिए गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की जो राजकुमारी थी उनका विवाह चौहान वंश के अर्नोराज के साथ हुआ। उनका पुत्र सोमेश्वर चौहान गद्दी पर बैठा। उनके बाद उनका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज तृतीय के भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। 1191 में स्थानेश्वर और करनाल के बीच स्थित तराइन के युद्ध में शहाबुद्दीन घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्त भावे पराजय करवा दी थी। उसके पश्चात 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। 91 में वो जीत गए, 92 में उसकी हार हो जाती है और दिल्ली के तख्त पर मुस्लिम सत्ता का उदय हुआ। अतः तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में एक सीमा चिन्ह रूप माना जाता है। राजपूत युग में गुजरात के शासकों का विशेष स्थान है। 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। लगभग देखा जाए तो 8वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 756 ईस्वी सन में सरस्वती नदी के किनारे वनराज चावड़ा ने एक अनहिलवाड़ पाटन की स्थापना की थी। किसने? वनराज चावड़ा ने 756 में सरस्वती नदी के किनारे अनहिलवाड़ पाटन नामक नगर की उन्होंने स्थापना की थी। अपने बाल मित्र अनहिल भरवाड़ के नाम पर से उन्होंने वनराज चावड़ा ने नवीन नगर का नाम अनहिलवाड़ पाटन रखा, ऐसे सामान्य माना जाता है। इस समय गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में भी चावड़ा वंश के शासक थे, जिसमें बड़वाना, दीव, ओखामंडल, पाटगढ़, भद्रावती वगैरह का समावेश होता है। इन सभी शासकों में सोलंकियों के शासन को गुजरात के राजपूत शासन का एक स्वर्ण काल माना जाता है।
इस वंश में मूलराज भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव द्वितीय वगैरह शक्तिशाली शासक उस समय हुए। सोलंकियों के शासन में गुजरात आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था। जूनागढ़ के शासक राखीगार की पुत्री उदयमती का विवाह उस समय भीमदेव प्रथम सोलंकी के साथ हुआ। रानी उदयमती ने पाटन में विश्व प्रसिद्ध एक वाव मतलब बावड़ी बनवाई थी, जो रानी की वाव नाम से जानी जाती है। आज इस रानी की वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। सिद्धराज जयसिंह की माता मिनल देवी आदर्श एक राजमाता थी। उन्होंने प्रजा को न्याय देने के लिए अनेक कार्य उन्होंने किए थे। सोमनाथ की यात्रा कर उन्होंने बंद करवाने में, धोलका में मलाव तालाब के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। सिद्धराज जयसिंह के कालीकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य से उन्होंने सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक एक ग्रंथ की रचना भी करवाई थी। सिद्धराज जयसिंह ने कालीकाल सर्वज्ञ हेमंद्राचार्य जो थे, उस हेमंद्राचार्य से उन्होंने सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक एक ग्रंथ की रचना भी करवाई थी। हाथी पर इस ग्रंथ की नगर यात्रा निकलवाई थी। उस समय आम प्रजा के साथ स्वयं राजा पैदल चले थे। कुमारपाल भी प्रजा का कल्याण करने वाले शासक थे और आचार्य हेमचंद्राचार्य का उन पर गहरा प्रभाव था। उनकी प्रेरणा से राजा कुमारपाल ने राज्य में जुए हुए खेल, पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। अहिंसा के पालन के लिए सख्त आदेश दिया था। कुमारपाल चरित्र ग्रंथ लिखकर हेमचंद्राचार्य ने इस राजा की प्रतिष्ठा में और वृद्धि बढ़ाने का कार्य किया था। कुमारपाल के बाद अजय पाल पाटन की गद्दी पर बैठे। लगभग 4 वर्ष के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाने से गुजरात की राज्य गादी पर उनका पुत्र मूलराज द्वितीय गादी पर बैठा। 1178 में आसपास शहाबुद्दीन घोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तथा मूलराज द्वितीय ने छोटी उम्र में उसे पराजित करवा दिया। इस लड़ाई में नाडोल के चाहमान राजा केलहन और उनके भाई कीर्तिपाल ने उन्हें उस समय मदद भी करवाई थी। सोलंकी शासकों की सत्ता कमजोर पड़ने पर गुजरात की गद्दी पर वाघेला वंश, एक नया वंश है, वाघेला वंश का शासन आया। वाघेला सोलंकियों के वफादार सरदार थे। उनकी सेवा के बदले में सोलंकियों ने व्याघ्रपल्ली गांव अर्नोराज को दिया था। उसी गांव के नाम पर से उनके वंशज वाघेला कहलाए गए। वैसे तो वे भी मूल चालुक्य जाति के ही थे। वाघेला वंश में वीर धवल, विसल देव, अर्जुन देव, सारंग देव जैसे शासकों ने गुजरात का शासन अच्छी तरह चलाया था। वीर धवल के शासनकाल में गुजरात को वस्तुपाल और तेजपाल जैसे समर्थ मंत्री मिले। इन मंत्रियों के चतुराई के कारण गुजरात मुस्लिमों के आक्रमणों से बचा था। वाघेला वंश के अंतिम शासक कर्णदेव वाघेला के समय में 1304 ईस्वी सन के आसपास गुजरात में दिल्ली सल्तनत की वहाँ पर स्थापना हुई। 8वीं शताब्दी के मध्य भाग में बंगाल में एक पाल वंश का वहाँ पे शासन था। इस वंश के स्थापक और उनके वंशज के नाम में पाल शब्द पीछे जुड़ा होने से इस वंश को बंगाल का एक पाल वंश कहा जाता है। इस वंश का स्थापक गोपाल 750 ईस्वी सन से लेकर 770 तक उन्होंने अपना कार्य किया। पाल वंश के पतन के बाद 1095 में सेन वंश की स्थापना हुई। इस वंश में विजय सेन प्रथम उन्होंने उल्लेखनीय काम किया था। उनके पुत्र बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। कौन से ग्रंथ? दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन नाम के एक राजा ने करवाए थे। कर्णदेव वाघेला से गुजरात जीत लेने के बाद दिल्ली के सुल्तान नाजिमों की नियुक्ति करते थे। उनके द्वारा राज्य का प्रशासन होता था। जफर खान 1407 में मुजफ्फर शाह नाम धारण करके
सुल्तान बना। इस वंश में 14 सुल्तान हुए, जिसमें अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह जैसे सुल्तानों का समावेश होता है। 16वीं शताब्दी में गुजरात में मुगल शासन का आरंभ होने से सल्तनत काल का भी अंत हो जाता है। देखिए, 1600 शताब्दी में गुजरात में मुगल शासन का आरंभ हुआ, और जैसे मुगल शासन का आरंभ हुआ वाकई सल्तनत काल का अंत हो जाता है, मतलब सेवट हो जाता है। मध्यकाल में हमें देखा जाए मित्रों तो सल्तनत काल, उसके बाद मुगल काल आया है। 2 शासन काल उसमें शासन करते होंगे। सल्तनत काल के बाद मुगल शाही आई। दक्षिण भारत में राज्य किस प्रकार के थे? अब दक्षिण भारत में मित्रों हो, नर्मदा नदी के दक्षिण में आए राज्यों को हम दक्षिण के राज्य कहा जाते थे। 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे बड़े राजवंश स्वतंत्र हुए। उनमें से चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्य, चेर जैसे राजाओं के बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब चालुक्य वंश के प्रथम राजा जयसिंह थे। कौन थे? चालुक्य वंश के प्रथम राजा जयसिंह थे। पुलकेशी प्रथम ने 540 ईस्वी सन में वातापी को अपनी राजधानी बनाकर अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और वो यह उस वंश का वातापी वर्तमान में बादामी चालुक्य वंश कहा लाता है। इस वंश में कीर्तिवर्मन, पुलकेशी प्रथम, पुलकेशी द्वितीय जैसे महान शासक हुए। वातापी के चालुक्यों की सत्ता कमजोर पड़ी, तब उनकी एक शाखा कृष्णा गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में स्थापित हुई। उसके स्थापक विष्णुवर्धन थे। इन पूर्वी चालुक्य शासकों ने अपनी राजधानी वेंगी में स्थापित की, इसलिए वे लोग वेंगी के चालुक्य कहलाते हैं। वातापी और वेंगी की तरह कल्याणी में भी चालुक्य वंश की एक शाखा थी। ये चालुक्य कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। दक्षिण में चालुक्य वंश की समाप्ति के बाद राष्ट्रकूट वंश की सत्ता का उदय हुआ। इस वंश का सबसे पहला राजा इंद्र प्रथम को माना जाता है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक माना जाते हैं। इस समय यादव वंश के 2 राज्य अस्तित्व में आए, देवगिरी और द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में होयसल वंश का शासन था और देवगिरी में यादव वंश का शासन था। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। देवगिरी वर्तमान दौलताबाद, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थापित है। दक्षिण में कल्याणी चालुक्य साम्राज्य के पतन के बाद वहाँ नए राज्यों का उदय हुआ। उनमें वारंगल के काकतीय भी थे। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के भूमि प्रदेश पर उनका राज्य था। वारंगल उनकी राजधानी थी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वंश पल्लव वंश भी उसमें था, और इस पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? बप्पदेव ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के मुख्य शासक थे। तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टाई जहाँ पर आए हुए थे, वही मध्यकाल के चोल मंडल का राज्य था। तंजौर उनकी राजधानी थी। राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश के मुख्य शासक थे। दक्षिण भारत में एक प्राचीन पांड्य राज्य भी था। पांड्य का राज्य छोटा था, परंतु व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इस समय तमिल से अलग हुए एक भाग पर चेर वंश का वापस शासन था, और चेर का दूसरा नाम केरल अथवा मलयालम है, जो आज भी स्थापित है। इसे हम केरल या मलयालम नाम से जानते हैं। अपने चेर वंश का प्रथम शासक था, और सेतुंगवन चेर शासकों में एक सर्वश्रेष्ठ महान शासक उस समय हो चुके हैं। क्या नाम है उनका? सेतुंगवन। अब राजपूत युग की जिस शासन होता था वो किस प्रकार की थी? राजपूत युग में विविध राजवंशों का शासन था। उस समय शासक राजवंशों में तो परिवर्तन आया था, परंतु राजनीतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। राजपूत युग में राजा का पद एक वंश परंपरा था। राजा उसके बाद मृत्यु होने के बाद उसका लड़का राजा बनता था, मतलब वंश परंपरागत थी।
राजा का ज्येष्ठ पुत्र राज्याधिकारी बने, ऐसा नहीं था। राजा अपने पुत्रों में से उत्तराधिकारी के रूप में किसी भी एक पुत्र, बड़े छोटा या बड़ा, उसको बना देते थे। बड़ी युवराज बाद में राजा बनता था। लोगों का राज दरबारियों द्वारा चुनाव करके अथवा मनपसंद राजा चुनने के उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। सचिव अमात्य का कार्य, जैसे कि जम्मू कश्मीर में ऐसेसकर दो ब्राह्मणों की सभा ने सुना। इस समय मंत्रियों के दो प्रकार उन्होंने किए थे, अमात्य और सचिव। अमात्य का कार्य मंत्रणा, राजनीति करना, सचिव का कार्य लड़ाई समझौते का था। हर प्रकार की नीति का अंतिम निर्णय राजा करता था। इस समय शासन के अमलदारों में महाप्रतिहार और दंडात्मक जैसे पद भी थे। नगर की सभा प्रमुख नगरपति कहा जाते हैं। नगर की सभा प्रमुख को हम नगरपति कहा जाते थे। राजपूत युग में ग्रामीण संस्थाओं का विशेष महत्व था। इन संस्थाओं का इतना विकास हुआ कि मुगल काल में भी ग्राम पंचायत का महत्व बना रहता था, जो आज भी है। और आज से हजारों साल पहले मुगल काल में भी ग्राम पंचायतों का महत्व था। उस भारत की तरह की दक्षिण भारत भी ग्राम पंचायत के अधीन था। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच माना जाता है। कुछ विषयों में ग्राम सभा न्याय करती थी, परंतु राज्य शासन के न्याय तंत्र का सर्वोच्च प्रमुख राजा था। अब राजपूत काल में जो व्यापार चलता था, वाणिज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजपूत युग में वाणिज्य व्यवस्था पर देखरेख रखने के लिए एक अलग विभाग बनाया जाता था। यह विदेशी विभाग विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क वसूल करना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, राज्य में आवश्यक वस्तुओं मंगवाना आदि वो व्यवस्था करते थे। मुख्य कर जमीन की उपज का छठा भाग था। राजपूत युग में जमीन पर लगने वाला कर, उसको हम भाग कहते हैं, भाग कहलाया जाता था। आज भी जमीन पर कर लिया जाता है। बंदरगाह और नाका पर तथा सिंचाई पर कर वसूल किया जाता है। इस समय समुद्र पार व्यापार के लिए गुजरात के खंभात और मुरुग, कच्छ, भरूच मतलब आंधी उस समय महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। भारत पर ब्रिटिश आक्रमण हुआ। अनेक राजाओं ने भारत की संपत्ति को देकर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत के मुस्लिम आक्रमण हुए। 8वीं शताब्दी में अरब राजसत्ता का विस्तार करने के उद्देश्य से मुहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी भारत पर आक्रमण कर वायव्य दिशा से सबुकतीगन की फौज में भी आक्रमण किया था। इन आक्रमणों से भारत उनकी राजसत्ता स्थापित न हो सकी। इसके बाद गजनी और सुल्तान महमूद गजनवी उनके बीच में 1000 से 1026 के समय काल में भारत की अथाह धन संपत्ति को लेकर कई बार आक्रमण उन्होंने किया था। और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? भारत की अथाह संपत्ति थी। और यह एक आक्रमण के बाद दूसरा आक्रमण करता था। इस बार पहले से आंशिक ताकतवर होकर भारत पर चढ़ाई करता था। इस समय भारत के शासक एकजुट होकर शक्तिशाली सेना नहीं बना सके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1026 से उसने सोमनाथ पर आक्रमण करके अथाह संपत्ति उन लोगों ने भारत की लुटवा ली थी। मोहम्मद गजनी के आक्रमण से पश्चात लगभग 150 वर्ष बाद पुनः भारत पर उसी दिशा से आक्रमण हुए। अनेक लोगों ने यहाँ भारत पर आए, आक्रमण किए, अपना राज्य कारोबार किया। पहले हुए आक्रमणों की बात भारतीय शासक भूल गए थे, लेकिन मोहम्मद गजनी की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए गजनी में लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस समय सत्ता स्थिर नहीं थी। तब हमारे शासक इस कमजोरी का लाभ नहीं ले सके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन घोरी ने आक्रमण किया और शुरुआत में उसे कई बार शहाबुद्दीन घोरी को उनको हार का सामना भी करना पड़ा था, परंतु तराइन के मैदान में उसने दूसरी बार के आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित उन्होंने करवा ली थी। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें मध्ययुगीन शासनकाल में अगर देखा जाए
तो उसमें 700 से 1200 वर्षों के दौरान, मतलब लगभग 500 साल के इस दौरान में अनेक राजा, अनेक राजपूत यहाँ पे आए। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में अनेक राज्य स्थापन हुए, अनेक राजाओं यहाँ पर आए। ये भारत की जो समृद्धि थी, इस भारत की समृद्धि को देखकर अनेक राजाओं ने यहाँ भारत में आकर बसे, उन्होंने राज्य कारभार किया और भारत को गुलाम बनाने का हमेशा उन लोगों ने प्रयास किया। आज विद्यार्थी मित्रों, हम एक स्वतंत्र आज़ाद भारत में अपना जीवन जीवित व्यतीत कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों हो, हमें इस पाठ को अच्छे से अच्छे वीडियो देखकर, इस पाठ को जो मैंने फ़ोटोकॉपी भेजी है, इस फ़ोटोकॉपी देखकर उसको पढ़कर और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। आपका सिलेबस बदल चुका है और बदलते सिलेबस के अनुसार ये पहला पाठ आपको अभ्यासना है और इस पाठ का स्वाध्याय इस किताब में से देखकर अच्छे से अच्छे आपकी स्वाध्याय की सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो, हम इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।